प्रस्तुत करते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता, आंतरिक शक्ति का खुला राज्य। नमस्ते मित्रों, हमारे आध्यात्मिक यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम दिमाग की ताकत और सफलता के आधार पर विचार करने के बजाय भावनाओं के महत्वपूर्ण प्रभाव के बारे में गहराई से बात करने जा रहे हैं। यह संगठनात्मक पुस्तक भावनात्मक बुद्धिमत्ता, आंतरिक शक्ति का खुला राज्य के संगीतमय पन्नों में हम आपके साथ गहराई तक जाएंगे। इस यात्रा में हमें लेखक डेनियल गोलमैन के द्वारा प्रस्तुत चमत्कारी अनुभवों, व्यावहारिक तर्क और दिलचस्प किस्सों को खोजने का सौभाग्य होगा। आध्यात्मिक ज्ञान के संगीतमय साथी बनकर हम अपनी भावनाओं की गहराई, सामरिक कौशलों की प्राचुर्य और व्यक्तिगत विकास के मार्ग को खोजेंगे। यह पुस्तक सामाजिक संबंधों से आह्वानमयी किस्से, सफलतापूर्वक नेतृत्व के कठिनाइयों से निपटने तक आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की महत्वपूर्ण बातों का पर्दाफाश करती है। चाहे आप खुद को विकास के लिए प्रेरित करने वाले व्यक्ति हों या नेतृत्व में उत्कृष्टता की तलाश में बढ़ रहे हों, यह पुस्तक आपके लिए ज्ञान और योग्यताओं की खजाना है। यह हमारा संक्षेपित आवाजाही थी। अब तैयार हो जाइए और अपनी भावनात्मक पोटेंशियल को खोलने के लिए हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा में साथ चलें। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, आंतरिक शक्ति का खुला राज आपका इंतजार कर रही है। क्या आप अपनी भावनात्मक पोटेंशियल को खोलने के लिए तैयार हैं? चलिए आगे बढ़ें। भाग 1, भावनात्मक मस्तिष्क, भावनाएं हमारे लिए क्या हैं? पुस्तक भावनात्मक बुद्धिमत्ता का पहला भाग, भावनात्मक मस्तिष्क, भावनाओं के महत्व और उद्देश्य पर विचार करता है। खुले हुए अध्याय भावनाएं हमारे लिए क्या हैं में हमारे भावनात्मक अनुभवों के प्राकृतिक मूल और कार्यों की खोज की जाती है। यह अध्याय शुरू होता है जब हम परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार भावनाओं को असामयिक और विचलित कारकों के रूप में परिभाषित करने पर संदेह व्यक्त करते हैं। बजाय इसके, लेखक सुझाव देते हैं कि भावनाएं हमारे निर्णय लेने और दुनिया के साथ अभिव्यक्ति करने में महत्वपूर्ण मार्गदर्शक के रूप में काम करती हैं। लेखक दर्शाता है कि भावनाएं सिर्फ यादृच्छिक घटनाएं नहीं हैं, बल्कि स्थितिव्यापक उत्तर हैं जो हमारी प्राकृतिक इतिहास द्वारा निर्मित होते हैं। वे हमें हमारे पर्यावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं, जिससे हम सक्रिय तरीके से अनुकूल हो सकते हैं, संपन्न हो सकते हैं और सफल हो सकते हैं। इसके अलावा यह अध्याय मस्तिष्क और भावनाओं के एक दूसरे के साथ संपर्कित होने की जटिलता का अध्ययन करता है। यह समझाता है कि मस्तिष्क के भावनात्मक केंद्र, जैसे कि एमिगडला, इमोशनल प्रतिक्रिया को प्रसंसारित और उसका प्रतिक्रियात्मक कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये केंद्र अन्य मस्तिष्क क्षेत्रों से संचार करते हैं, जिनमें समझदार विचार की जिम्मेदारी होती है और हमारे संपूर्ण ज्ञान यात्रा को आकार देते हैं। लेखक भी सामाजिक बातचीत और संबंधों में भावनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हैं। भावनाएं हमें दूसरों से जोड़ने, उनकी दृष्टिकोण समझने और मानव संचार के जटिलताओं को समझने में मदद करती हैं। इसके अतिरिक्त यह अध्याय भावनात्मक बुद्धिमत्ता के अवधारणा में भी गहराई से खुद को घोलता है। इसमें स्वयं जागरूकता और अभ्यास के माध्यम से हमारी भावनाओं और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने और प्रबंधित करने की क्षमता विकसित करने की बात कही जाती है। इस अध्याय के माध्यम से लेखक वैज्ञानिक अध्ययन, वास्तविक जीवन के उदाहरण और सोच विचार प्रेरणादायक विचारों के साथ भावनाओं और उनके महत्व की समझ में सहायता करते हैं। भावनाओं और उनके प्राकृतिक उद्देश्यों की रहस्यों को सुलझाकर लेखक द्वारा भावनात्मक बुद्धिमत्ता के अध्ययन में आगे की खोज के लिए मंच बनाया जाता है। सारांश के रूप में, भावनाएं हमारे लिए क्या हैं? हमारे जीवन में भावनाओं की महत्वपूर्ण और जटिल भूमिका को समझने के लिए मौलिक आधार रखता है। यह भावनाओं को अभिनव उपकरण के रूप में प्रस्तुत करता है, जो दुनिया में संचार करने, संबंध बनाने और सूचित निर्णय लेने के लिए मूल्यवान है। यह अध्याय पाठकों को स्वयं खोज और भावनात्मक विकास की यात्रा पर बुलाता है, जो उच्चतर भावनात्मक बुद्धिमत्ता की गहरी समझ की ओर ले जाती है। अगला अध्याय एक भावनात्मक हिजाकिंग का विश्लेषण है। इस अध्याय में लेखक मनोविज्ञान और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करते हैं। अध्याय की शुरुआत एक बारिश से हुई एक घटना के वर्णन से होती है, जहां लेखक अपने भावनात्मक हिजाकिंग के अनुभव का वर्णन करते हैं। भावनात्मक हिजाकिंग एक स्थिति है
जब हमारी भावनाएं हमारे विचार और कार्यों को नियंत्रित करने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। लेखक वर्णन करते हैं कि भावनात्मक हिजाकिंग जब हमारा अम्यगडला, एक हिस्सा जो हमारे मस्तिष्क में स्थित होता है और जिम्मेदार होता है भावनाओं की प्रशंसा करने और प्रतिक्रिया करने के लिए, सक्रिय हो जाता है। यह हिजाकिंग हमारे विचारों और कार्यों को नियंत्रित करके लोगों के साथ कठिनाइयों का कारण बनता है। लेखक वर्णन करते हैं कि भावनात्मक हिजाकिंग के दौरान हमारा राष्ट्रीय मस्तिष्क, जो लॉजिक और तर्क के लिए जिम्मेदार होता है, काम नहीं करता है। यह हमारे व्यक्तिगत संबंधों, कार्य संचालन और निर्णयों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। अध्याय में विभिन्न उदाहरण, विज्ञानात्मक तथ्य और शोध द्वारा लेखक भावनात्मक हिजाकिंग के मूल कारणों और प्रभावों को समझाते हैं। यह अध्याय पढ़ने वालों को एक गहरी प्रतिष्ठा के साथ भावनात्मक हिजाकिंग की जटिलताओं को समझने में मदद करता है। सारांश के रूप में, एक भावनात्मक हिजाकिंग का शरीर रचना विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जो हमारे भावनात्मक अनुभवों का समझने में मदद करते हैं। यह अध्याय पढ़ने वालों को भावनात्मक हिजाकिंग के जटिल और महत्वपूर्ण कारणों की गहरी समझ प्रदान करता है। यह जानने के लिए प्रेरित करता है कि अगले अध्यायों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के विषय में अधिक जांच की जाए। पार्ट 2, भावनात्मक बुद्धिमत्ता की प्रकृति। जब स्मार्ट होना मूर्खता है। इस अध्याय में हम जब स्मार्ट होना मूर्खता है के खंड के अंतर्गत भावनात्मक बुद्धिमत्ता की प्रकृति के बारे में गहन विचार करेंगे। यह खंड आपको स्मार्टता और बुद्धिमानी के बीच में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के महत्वपूर्ण अंतरों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस अध्याय में हम शुरुआत में स्मार्टता और बुद्धिमानी के बीच का अंतर समझेंगे। हम देखेंगे कि स्मार्टता केवल तकनीकी बुद्धिमत्ता नहीं होती है, बल्कि उसमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भी आवश्यकता होती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है और इसके क्या प्रमुख गुण हैं, इसके बारे में विस्तृत चर्चा होगी। इसके बाद हम भावनात्मक बुद्धिमत्ता की महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में विचार करेंगे। हम देखेंगे कि इसमें स्वयं को जानने, भावनाओं को पहचानने और संवेदनशीलता की स्थिरता के साथ अन्य लोगों के साथ संवाद करने की क्षमता शामिल होती है। इस अध्याय में आप भावनात्मक बुद्धिमत्ता की महत्वपूर्णता को समझेंगे और इसे बढ़ाने के लिए कार्यकारी तरीकों को जानेंगे। आपको भावनात्मक बुद्धिमत्ता के संबंध में गहन ज्ञान प्राप्त होगा और आपकी बुद्धिमत्ता को और अधिक समृद्ध बनाने में मदद करेगा। भाग 2, भावनात्मक बुद्धिमत्ता की प्रकृति। 3, स्वयं को जानो, इमोशनल इंटेलिजेंस। पुस्तक के भाग 2 में भावनात्मक इंटेलिजेंस की प्रकृति को समझने पर ध्यान केंद्रित किया गया है और यह स्वयं को जाने शीर्षक वाले अध्याय से शुरू होता है। यह अध्याय भावनात्मक बुद्धि विकसित करने में आत्म जागरूकता और आत्मसमझ के महत्व पर प्रकाश डालता है। अध्याय भावनात्मक बुद्धिमत्ता की नींव के रूप में स्वयं को जानने के महत्व पर जोर देकर शुरू होता है। आत्म जागरूकता में हमारी अपनी भावनाओं, विचारों, शक्तियों, कमजोरियों, मूल्यों और प्रेरणाओं को पहचानना और समझना शामिल है। यह हमारे भीतर की दुनिया के संपर्क में रहने और हमारे व्यवहार और प्रतिक्रियाओं के पैटर्न में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के बारे में है। लेखक इस बात पर प्रकाश डालता है कि आत्म जागरूकता एक निश्चित अवस्था नहीं है, बल्कि आत्म खोज की एक सतत यात्रा है। इसके लिए बिना निर्णय के अपनी भावनाओं और अनुभवों का पता लगाने की इच्छा की आवश्यकता होती है। अपनी भावनाओं और उनके हमारे विचारों और कार्यों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में अधिक जागरूक होकर हम विभिन्न स्थितियों में खुद को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। इसके अलावा अध्याय आत्म जागरूकता विकसित करने में दिमागीपन की भूमिका की पड़ताल करता है। माइंडफुलनेस में क्षण में उपस्थित होना, हमारे विचारों और भावनाओं को गैर न्यायिक रूप से देखना शामिल है। यह हमें अपने और अपने आंतरिक अनुभवों की गहरी समझ पैदा करने की अनुमति देता है। अध्याय भावनात्मक आत्मनियंत्रण की अवधारणा। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का लंबा सारांश। पैशन के गुलाम। अध्याय 4, पैशन के गुलाम भावनात्मक बुद्धिमत्ता के प्रकृति के अध्ययन के तहत आता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि कैसे पैशन हमारे जीवन पर व्याप्त प्रभाव डाल सकती है और इसे समझने का महत्व बताते हैं। पैशन को उत्कट रुचि के रूप में परिभाषित किया जाता है और इसके साथ ही इसके अलग अलग आवेश, उत्पादकता और नकारात्मक प्रभावों की विविधता के बारे में बताया जाता है। लेखक भी स्पष्ट करते हैं कि पैशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, लेकिन यह भी विनाशकारी हो सकती है अगर उसे नियंत्रित नहीं किया जाता है।
लेखक बताते हैं कि जब हम पैशन के गुलाम बन जाते हैं तो हम अपनी संतुष्टि और सफलता को बाधित कर सकते हैं। पैशन के गुलाम बनने का मतलब होता है कि हम अपनी पूर्णता या सफलता की प्राप्ति के लिए केवल एक ही रुचि पर निर्भर हो जाते हैं, जिसके कारण हम अन्य आवेशों और रुचियों का अनुभव नहीं कर पाते हैं। लेखक बताते हैं कि जब हम पैशन के गुलाम बनते हैं तो हम अपने व्यक्तित्व के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन नहीं कर पाते हैं, जो हमारी विकासशीलता और खुद के साथ संघर्ष की क्षमता को प्रभावित करते हैं। पैशन के गुलाम बनने से हमारी चुनौतियों और संकटों का सामना करने की क्षमता कम हो जाती है और हम अपने अस्तित्व की गहराई को समझने में असमर्थ हो जाते हैं। इस अध्याय में लेखक निर्धारित करते हैं कि पैशन को संतुलित रूप से व्यवस्थित करने के लिए आत्मनियंत्रण, आत्मसंयम और बुद्धिमान निर्णय आवश्यक हैं। इसके लिए लेखक सुझाव देते हैं कि हमें अपनी पैशन की अनुमति देने के पहले उसे समझने का प्रयास करना चाहिए और उसे सही संदर्भों में नियंत्रित करने की कला को सीखना चाहिए। यह अध्याय एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करता है कि हमें अपनी पैशन के प्रति जागरूक होना चाहिए, लेकिन हमें उसके वश में नहीं होना चाहिए। हमें अपने अन्य महत्वपूर्ण गुणों और रुचियों का उद्घाटन करना चाहिए ताकि हम अपनी पूर्णता और सफलता को प्राप्त करने के लिए एक संतुलित और समर्पित दृष्टिकोण रख सकें। मास्टर एप्टीट्यूड, एक विवेचना, दी मास्टर एप्टीट्यूड नामक अध्याय में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की एक महत्वपूर्ण पहलू पर जोर दिया गया है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि कैसे अपनी भावनाओं की मास्टरी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हो सकती है। अध्याय की शुरुआत उद्धरण के साथ होती है। अगर तुम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हो तो तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हो, और जब तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हो तो तुम अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हो। लेखक बताते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता की एक महत्वपूर्ण सामरिक पहलू है जो हमें अपनी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने में मदद करती है। यह उन भावनाओं की विशेषताओं, प्रभावों और उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रियाओं को समझने के माध्यम से होता है। लेखक बताते हैं कि मास्टरी एप्टीट्यूड हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करती है, जो हमारे विचारों, कर्मों और संबंधों पर प्रभाव डालती है। इसके अलावा यह हमें सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देने, नकारात्मक भावनाओं को संयमित करने और सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। इस अध्याय में लेखक अभ्यास, सोच और सामरिक प्रशिक्षण के माध्यम से मास्टरी एप्टीट्यूड का विकास करने के लिए कुछ मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे बताते हैं कि हमें अपनी भावनाओं को नोट करने, उन्हें समय समय पर मूल्यांकन करने और सकारात्मक सोच के प्रशंसा पत्र बनाने की आवश्यकता होती है। समरी, द मास्टर एप्टीट्यूड अध्याय भावनात्मक बुद्धिमत्ता के महत्व को संजोने और नियंत्रित करने की महत्वपूर्णता पर ध्यान केंद्रित करता है। यह अध्याय हमें भावनाओं की समझ, नियंत्रण और प्रबंधन के माध्यम से अपने विचारों और कर्मों को नियंत्रित करने की कला सिखाता है। एम्पैथी की जड़ें, इस अध्याय में बुक इमोशनल इंटेलिजेंस का दूसरा खंड इमोशनल इंटेलिजेंस के मूल्यों और मूलभूत सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित है। यह खंड ज्ञानवर्धक है क्योंकि इसमें लेखक अभियांत्रिकी से नहीं बल्कि मनोविज्ञान से जुड़े सिद्धांतों और शोधों की व्याख्या करते हैं। अध्याय एम्पैथी की जड़ें का उद्घाटन अद्भुत तरीके से किया गया है। लेखक बताते हैं कि हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस के निर्माण में आपत्तिजनक अनुभवों का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। वे कहते हैं कि एम्पैथी उन भावनाओं की गहरी समझ है जो हमारे अपने अनुभवों के साथ और दूसरों के अनुभवों के साथ जुड़ी होती है। इस अध्याय में लेखक विभिन्न अध्ययनों और संदर्भों के माध्यम से एम्पैथी की मूल जड़ों का परिचय प्रदान करते हैं। वे बताते हैं कि एम्पैथी मानवीय जीवन में विभिन्न तत्वों और प्रक्रियाओं के संबंध में उभरती है, जैसे संवेदनशीलता, सहानुभूति, दया और अंतर्दृष्टि। एम्पैथी के बारे में विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने के लिए लेखक विश्वसनीय और उपयोगी संदर्भों का उल्लेख करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस की जड़ें, सहानुभूति की मूल, द रूट्स ऑफ एम्पैथी नामक अध्याय में भावनात्मक इंटेलिजेंस के मूल पर विचार किया जाता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि सहानुभूति कैसे हमारे व्यक्तित्व और रिश्तों की मूल है। अध्याय की शुरुआत उद्धरण के साथ होती है। सहानुभूति वह गुण है जो हमें दूसरों की भावनाओं को समझने और महसूस करने में सक्षम बनाता है। यह हमारे संबंधों को मजबूत करता है और हमें एक अधिक संवेदनशील और संयुक्त मानवीय समाज का हिस्सा बनाता है। लेखक बताते हैं कि सहानुभूति एक सामरिक क्षमता है
जो हमें दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता प्रदान करती है। यह हमें दूसरों के दुख और सुख को महसूस करने की क्षमता देती है और हमें उनके अनुभवों में सहभागी बनाती है। लेखक विस्तार से बताते हैं कि सहानुभूति का जन्म हमारे बचपन में होता है। यह हमारे पालकों, परिवार और समाज में संवेदनशीलता और सहयोग के माध्यम से विकसित होता है। अध्याय में आगे बढ़ते हुए लेखक बताते हैं कि सहानुभूति विकसित करने के लिए हमें दूसरों के विचारों और भावनाओं का सम्मान करना, सकारात्मक संवाद का माध्यम बनाना और समानता और न्याय के मूल्यों को स्वीकार करना चाहिए। समरी, द रूट्स ऑफ एम्पैथी। अध्याय सहानुभूति के मूल के महत्व पर ध्यान केंद्रित करता है। यह अध्याय हमें बताता है कि सहानुभूति कैसे हमारे संबंधों, व्यक्तित्व और सामाजिक समानता की मूल है। सहानुभूति हमें दूसरों की भावनाओं को समझने और संबद्ध होने की क्षमता प्रदान करती है और हमारे समाज में उच्चतम मानवीय मूल्यों के साथ संयुक्त जीवन का निर्माण करती है। दी सोशल आर्ट्स की लंबी सारांशिक विवरण दी सोशल आर्ट्स नामक अध्याय में लेखक द्वारा इमोशनल इंटेलिजेंस के भाग 2 पर विचार किए जाते हैं। इस अध्याय में लेखक सामाजिक आदतों, संबंधों और संवाद की महत्वपूर्णता पर विचार करते हैं। अध्याय की शुरुआत में लेखक बताते हैं कि सामाजिक आदतें हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। ये आदतें हमें अपने आप को और दूसरों को समझने, संबंध बनाने, समर्थन प्रदान करने और सहयोग करने की क्षमता प्रदान करती हैं। लेखक बताते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस सामाजिक आर्ट्स को सीखने और प्रदर्शित करने की कला है। इसमें संवाद की क्षमता, प्रभावशाली सुनने की क्षमता, सहयोग की क्षमता, संघर्ष और संवादित क्षमता शामिल होती है। इन सामाजिक आर्ट्स के माध्यम से हम अपने संबंधों को सुधार सकते हैं, अनुभवों को साझा कर सकते हैं और अपनी भावनाओं को समझने के लिए दूसरों के साथ संवाद कर सकते हैं। अध्याय में लेखक बताते हैं कि एक संवेदनशील सुनने की क्षमता की आवश्यकता होती है, जो हमें दूसरों की भावनाओं को समझने और उनके साथ संवाद करने में मदद करती है। सुनने के लिए हमें ध्यान देने, सामर्थ्य और बौद्धिक नीति रखने की आवश्यकता होती है। अध्याय की अगली भूमिका यह बताने की है कि इमोशनल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम सहयोग की क्षमता विकसित कर सकते हैं। सहयोग एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें दूसरों के साथ मिलकर काम करने, टीम की नेतृत्व करने और समस्याओं को समाधान करने में मदद करता है। इसके लिए हमें समर्पण, संवेदनशीलता, समय और संसाधनों का उपयोग और समर्पितता की आवश्यकता होती है। समरी, दी सोशल आर्ट्स अध्याय इमोशनल इंटेलिजेंस के भाग 2 पर ध्यान केंद्रित करता है और सामाजिक आदतों, संबंधों और संवाद की महत्वपूर्णता को बताता है। यह अध्याय हमें संवाद की कला के माध्यम से संबंधों को सुधारने और व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त सामाजिक कौशल प्रदान करता है। ये सामाजिक आर्ट्स हमें सहयोग, सुनने की क्षमता और संवेदनशीलता के माध्यम से एक साथी और सदस्य के रूप में संबंधों में संवाद स्थापित करने में मदद करते हैं। भाग 3 इंटीमेट एनिमीज भाग 3 में पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस में ध्यान केंद्रित किया जाता है, जो मनोवैज्ञानिक और प्राकृतिक तरीकों से हमारे सबसे अच्छे साथी और सबसे बड़े दुश्मन को विश्लेषण करता है। इस भाग में हम द्वारा इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम में उल्लिखित 2 स्तरों के विवेचन को अध्ययन करेंगे। पहला स्तर है व्यक्ति बनाने की कला, जिसमें हम अपने सबसे अच्छे साथी के रूप में अपने आप को संवारते हैं। लेखक द्वारा प्रस्तुत किए गए मामलों और तथ्यों के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे हमारे खुद के साथी बनने की क्षमता हमारे जीवन में सुख, भाग्य और समृद्धि के स्रोत बनती है। इसके लिए हमें अपने भ्रम और आपत्तियों को समझना, अपने इंटरनल वॉचडॉग को तानाशाही से बचाना, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना और अपनी प्राथमिकताओं को जानना महत्वपूर्ण होता है। दूसरा स्तर है संबंध करने की कला, जहां हम अपने सबसे बड़े दुश्मन को समझते हैं और समझाते हैं। लेखक के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे हम बाधाएं, द्वेष और संघर्षों को परिवर्तित करके दुश्मनी को मित्रता में बदल सकते हैं। इसके लिए हमें अपने आप को दुश्मनी के पीछे के मूल कारणों को समझना, अपने संवेदनशीलता को बढ़ाना, सहनशीलता और तालमेल कौशल का विकास करना और विश्वास का निर्माण करना महत्वपूर्ण होता है। इंटीमेट एनिमीज भाग 3 इमोशनल इंटेलिजेंस का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें साथी और दुश्मन के साथ संवाद करने, समझने
और उन्हें परिवर्तित करने के माध्यम से बेहतर रिश्तों की बनावट करने में मदद करता है। भाग 3 इमोशनल इंटेलिजेंस 10 मन के साथ प्रबंधन में उन तकनीकों और संगठनात्मक तत्वों का परिचय दिया जाता है जिनका उपयोग करके एक प्रभावी प्रबंधन शैली विकसित की जा सकती है। इस भाग में चौथे अध्याय हार्ट के साथ प्रबंधन नामक चौथे अध्याय पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह अध्याय उन नौसिखियों को पेश करता है जो साथी और दुश्मन के प्रबंधन में हृदय के मूल्य को समझते हैं और संपूर्णता के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं। यह अध्याय प्रबंधन के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस का महत्व बताता है और कार्यस्थल पर इसके लाभों को प्रदर्शित करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस की मान्यता से प्रबंधकों को आपसी संबंधों को प्रभावित करने, टीम को नेतृत्व करने और कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए आवश्यक कौशलों का प्रदर्शन करना सीखने की आवश्यकता होती है। यह अध्याय विभिन्न इमोशनल इंटेलिजेंस के तकनीकों का परिचय देता है जो प्रबंधकों को सामान्य कौशलों के साथ हृदय के साथ प्रबंधन करने की क्षमता प्रदान करते हैं। इसमें संवेदनशीलता, सहनशीलता, संघर्ष का प्रबंधन, संपत्ति के साथ खुद को बचाने की कला और सकारात्मक मानसिकता जैसे तकनीक शामिल हैं। इस अध्याय में प्रबंधकों को अपने कर्मचारियों की इमोशनल जरूरतों को समझने, सहनशीलता और सहयोग प्रदान करने और उन्हें समर्थन और प्रेरणा देने का महत्व बताया जाता है। इसके साथ ही लेखक प्रभावी टीम मानसिकता के विकास के लिए सुझाव भी देते हैं जिसमें प्रभावशाली संवाद, साझा उद्दीपना और दृढ़ता शामिल होती है। यह अध्याय प्रबंधकों को उनके संगठन में इमोशनल इंटेलिजेंस का उपयोग करके संबंध सुधारने, समृद्ध संगठन कार्यस्थल को निर्माण करने और स्थायित्व को बढ़ाने की शक्ति प्रदान करता है। भाग 3 इमोशनल इंटेलिजेंस मन और चिकित्सा। भाग 3 में पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस के इस अध्याय मन और चिकित्सा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह अध्याय चिकित्सा के क्षेत्र में इमोशनल इंटेलिजेंस की महत्वपूर्ण भूमिका को समझने में मदद करता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि मन की स्थिति और भावनाओं का असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर होता है। वे चिकित्सा क्षेत्र में इस तत्व के महत्व को परिभाषित करते हैं और मन और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच संबंध की महत्वपूर्णता को उजागर करते हैं। इस अध्याय में विभिन्न तकनीकों का उल्लेख किया जाता है जो इमोशनल इंटेलिजेंस को चिकित्सा में लागू करने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। यह तकनीकें स्वास्थ्य प्रोफेशनल्स को मनोवैज्ञानिक संज्ञाना, संघर्ष प्रबंधन, संघर्ष की पहचान और रोग प्रबंधन में सहायता प्रदान कर सकती हैं। इस अध्याय में लेखक इमोशनल इंटेलिजेंस के उपयोग का महत्व बताते हैं जब यह चिकित्सा क्षेत्र में अपनाया जाता है। एक अच्छे मनोवैज्ञानिक संज्ञाना और संघर्ष प्रबंधन का अनुभव रोगियों को सहयोग और समर्थन प्रदान करने का क्षमता और बेहतर स्वास्थ्य परिणामों की प्राप्ति में सहायता प्रदान कर सकते हैं। इस अध्याय में विभिन्न चिकित्सा उदाहरणों के माध्यम से विस्तृत उदाहरणों का उल्लेख किया जाता है जो इस अध्याय की विषय वस्तु को समझने में मदद करते हैं। लेखक इमोशनल इंटेलिजेंस को चिकित्सा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण टूल के रूप में देखते हैं जो रोगियों के उपचार में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। भाग 4 अवसरों की खिड़की परिवार का परीक्षणात्मक अभ्यास। भाग 4 में पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस का यह अध्याय परिवार का परीक्षणात्मक अभ्यास परिवार के महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान केंद्रित करता है। यह अध्याय परिवार में इमोशनल इंटेलिजेंस के महत्व को समझने में मदद करता है। इस अध्याय में लेखक परिवार को एक परीक्षणात्मक अभ्यास के रूप में देखते हैं जहां इमोशनल इंटेलिजेंस के तत्व अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच के संबंध, संघर्ष और सहयोग पर ध्यान दिया जाता है। इस अध्याय में लेखक परिवार के विभिन्न तत्वों को विस्तार से विश्लेषण करते हैं जैसे कि परिवार के वातावरण, संघर्ष, सहयोग, संघर्ष प्रबंधन और संबंधों की मानसिकता। वे दर्शाते हैं कि कैसे परिवार के इन तत्वों का इमोशनल इंटेलिजेंस पर प्रभाव होता है और कैसे इसे संघर्ष प्रबंधन और संबंध सुधार के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। इस अध्याय में लेखक विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से परिवार के इमोशनल इंटेलिजेंस को समझाते हैं। वे परिवार के संघर्षों, वातावरण, संबंधों और बदलाव के साथ जुड़े समस्याओं को पेश करते हैं और इन समस्याओं का समाधान करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस का उपयोग करने के तरीके बताते हैं। संपूर्ण रूप से परिवार का परीक्षणात्मक अभ्यास परिवार के इमोशनल इंटेलिजेंस की महत्वपूर्णता को उजागर करता है
और यह बताता है कि परिवार के भीतर संघर्षों, सहयोग और संबंधों को कैसे संघर्ष प्रबंधन और संबंध सुधार के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। यह अध्याय ट्रॉमा और भावनात्मक पुनः शिक्षण, ट्रॉमा के महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान केंद्रित करता है। यह अध्याय ट्रॉमा के प्रभाव को समझने और भावनात्मक पुनः शिक्षण की महत्वता को प्रस्तुत करता है। इस अध्याय में लेखक ट्रॉमा की परिभाषा, प्रकार और प्रभाव को विस्तार से विश्लेषण करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे ट्रॉमा व्यक्ति के भावनात्मक स्थिति पर असर डाल सकता है और इसके परिणाम स्वरूप उनके व्यवहार और संघर्ष प्रबंधन पर कैसा प्रभाव होता है। लेखक भावनात्मक पुनः शिक्षण के महत्व को भी विस्तार से बताते हैं। वे दर्शाते हैं कि कैसे भावनात्मक पुनः शिक्षण ट्रॉमा के प्रभाव को कम करने और संघर्ष प्रबंधन की क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसके लिए लेखक विभिन्न पुनः शिक्षण तकनीकों और मार्गदर्शन को साझा करते हैं, जिन्हें व्यक्ति अपने ट्रॉमा को समझने, स्वीकार करने और इसे प्रबंधित करने के लिए अपना सकता है। संपूर्ण रूप से ट्रॉमा और भावनात्मक पुनः शिक्षण ट्रॉमा की प्रभावी पहचान करने और भावनात्मक पुनः शिक्षण के माध्यम से इसे प्रबंधित करने की महत्वता को उजागर करता है। यह अध्याय ट्रॉमा के संघर्षों के समाधान और भावनात्मक स्थिति को सुधारने के लिए उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान करता है। 14. टेम्परामेंट इज नॉट डेस्टिनी अगला अध्याय है स्वभाव किसी भाग्य नहीं है। इस अध्याय में लेखक व्यक्ति के स्वभाव और भाग्य के बीच के संबंध पर विचार करते हैं। वे यह प्रतिपादित करते हैं कि व्यक्ति के स्वभाव पर उनकी पूरी जीवन शैली निर्भर नहीं करती है और यह किसी भाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली भाग्य से सीमित नहीं होता है। लेखक विभिन्न अध्ययनों और विश्लेषणों के माध्यम से दिखाते हैं कि स्वभाव परिवर्तनीय होता है और व्यक्ति के पर्यावरण, शिक्षा और संघर्षों के प्रभाव से प्रभावित होता है। वे इस दर्शाते हैं कि स्वभाव में परिवर्तन करने के मार्ग में संघर्ष, परिश्रम और निर्धारित प्रयास महत्वपूर्ण होते हैं। लेखक इस अध्याय में स्वभाव को समझने के लिए विभिन्न तकनीकों और मार्गदर्शन का सुझाव देते हैं। वे यह बताते हैं कि कैसे अपने स्वभाव को समझने के लिए स्व अध्ययन, स्व मूल्यांकन और दूसरों के संपर्क में रहने की क्षमता का विकास किया जा सकता है। इस अध्याय का मुख्य संकेत है कि स्वभाव निर्भर नहीं है और व्यक्ति को स्वयं को समझने, विकसित करने और अपने स्वभाव को परिवर्तित करने की क्षमता होती है। यह अध्याय व्यक्ति को स्वयं को स्वीकार करने, अपने स्वभाव को समझने और उसे बदलने के लिए प्रेरित करता है। अध्याय 15 भावनात्मक अक्षरशालिता की कीमत। इस अध्याय में लेखक भावनात्मक अक्षरशालिता के महत्व को बताते हैं और उसकी कीमत पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेखक कहते हैं कि भावनात्मक अक्षरशालिता की कमी हमारे व्यक्तित्व, संबंध और समाज को नुकसान पहुंचा सकती है। यह अध्याय विभिन्न उदाहरणों और अध्ययनों के माध्यम से दिखाता है कि भावनात्मक अक्षरशालिता की कमी से व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, दुख और अस्थायी रिश्तों की समस्याएं हो सकती हैं। लेखक बताते हैं कि जब हम अपनी भावनाओं को समझने और सामरिक ढंग से नियंत्रित करने की क्षमता नहीं रखते हैं, तो हम अपनी संबंधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही लेखक बताते हैं कि भावनात्मक अक्षरशालिता की कमी कैरियर प्रगति, टीम कार्य और नेतृत्व कौशल में भी असर डाल सकती है। लेखक विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से दिखाते हैं कि भावनात्मक अक्षरशालिता से वंचित व्यक्ति व्यापार में सफलता हासिल करने में पीछे रह सकते हैं। इस अध्याय में लेखक भावनात्मक अक्षरशालिता को सुधारने के महत्व को उजागर करते हैं। वे यह बताते हैं कि भावनात्मक अक्षरशालिता को विकसित करने के लिए संज्ञानात्मकता, संघर्ष और सहानुभूति कौशल की आवश्यकता होती है। लेखक उपाय और अभ्यास का सुझाव देते हैं जो भावनात्मक अक्षरशालिता को सुधारने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि स्वयं विश्लेषण, संघर्ष प्रबंधन और समय सीमित आवास में भावनात्मक रिक्शा। संपूर्णतः भावनात्मक अक्षरशालिता की कीमत भावनात्मक अक्षरशालिता की महत्वता पर ध्यान केंद्रित करता है और उसकी कमी के दुष्प्रभाव पर प्रकाश डालता है। यह अध्याय व्यक्ति को भावनात्मक अक्षरशालिता को समझने, विकसित करने और प्रबंधित करने के महत्व को समझाता है और उपाय और अभ्यासों की मदद से इसे सुधारने का मार्गदर्शन प्रदान करता है। अध्याय 17 भावनाओं की शिक्षा। इस अध्याय में लेखक शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को विशेष रूप से उजागर करते हैं और विद्यालय में भावनाओं की शिक्षा के बारे में चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि विद्यालयों में छात्रों को सिर्फ ज्ञान के साथ ही नहीं, बल्कि उनकी भावनाओं के संचार, समझ और प्रबंधन की क्षमता को विकसित करने की जरूरत होती है।
विद्यालय में भावनात्मक शिक्षा करने के लिए लेखक विभिन्न उपायों का सुझाव देते हैं। वे शिक्षकों को उपयुक्त विचारशीलता, संवेदनशीलता और संवाद कौशल को विकसित करने की सलाह देते हैं। वे उदाहरणों के माध्यम से दिखाते हैं कि कैसे विद्यार्थी भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता के साथ अधिक सक्रिय और सहयोगी बन सकते हैं। इसके साथ ही लेखक विद्यालयों को एक सुरक्षित, सहयोगी और स्वाभाविक माहौल बनाने की अपेक्षा रखते हैं, जहां छात्रों को अपनी भावनाओं को स्वतंत्रता से व्यक्त करने और उन्हें स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार विद्यालय छात्रों को उनकी भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता को विकसित करने का सुरक्षित और सकारात्मक माहौल प्रदान करता है। इस अध्याय का समापन करते हुए लेखक यह दर्शाते हैं कि विद्यालयों में भावनात्मक शिक्षा की आवश्यकता है और विद्यालय संगठनों को छात्रों के भावनात्मक विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। भावनात्मक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी न केवल अधिक उच्चतर संचार कौशल विकसित करते हैं, बल्कि अपनी भावनाओं को समझते हैं और सही तरीके से प्रबंधित करते हैं। इस पुस्तक के माध्यम से लेखक विद्यालयों को भावनात्मक शिक्षा की महत्वता समझाते हैं और विभिन्न उपायों का सुझाव देते हैं जो भावनाओं की शिक्षा और प्रबंधन को सुधारने में मदद कर सकते हैं। भावनात्मक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी अपनी संचार, समझ और सहयोग कौशल को विकसित करके अधिक सक्रिय और सहयोगी बनते हैं, जो उन्हें अपने जीवन में सफल